नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। प्रधानमंत्री यूरोप के दौरे पर हैं और एक सवाल जो पूछा जा रहा है या सोचा जा रहा है कि क्या हमारी कूटनीति कामयाब रही, उद्देश्य क्या था, क्या वो उद्देश्य पूरे हो पाए, क्या उम्मीद पर खरे उतरे, और जो यूरोपीय देश हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं भारत से। आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से वो मिल रहे हैं। क्या उम्मीद है, आइए इसको समझने का एक प्रयास करते हैं कि प्रधानमंत्री का यूरोप जाना, इसको एक होलिस्टिक पिक्चर की तरह देखा जाए। दरअसल एक बैकग्राउंड है इसके पीछे, और वो बैकग्राउंड है यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग। उसमें यह मीटिंग हुई है। तो ये जो कूटनीतिक पहल है भारत की, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो रूस के खिलाफ वोट ना करने पर भारत की बहुत आलोचना हुई थी, जैसे कि आपको मालूम है, और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्यों भारत जो है वो रूस के खिलाफ वोट नहीं कर रहा है, क्यों रूसी तेल खरीद रहा है। कई देशों ने भारत की जो विदेश नीति है उस पर सवाल भी उठाए थे। इसमें प्रमुख रूप से यूएस और यूके थे, यूरोप के भी कुछ देश थे। रूस से तेल खरीदने पर कई देशों ने भारत पर निशाना साधा। लेकिन यह सब होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक वर्चुअल मुलाकात की। यही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए और मिलकर के गए। रूस और यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री यूरोप के एक अहम दौरे पर हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से युद्ध खत्म करने के लिए रूस को समझाने के लिए कहा। आप देखिए, कूटनीतिक तौर पर यह एक बड़ा संकेत भेजता है। होगा या नहीं यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन ऐसी बात करना यह अपने आप में भारत की पोजीशनिंग के लिए अच्छा है। जर्मन चांसलर की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी का पुतिन को एक संदेश भी था कि जंग से सिर्फ नुकसान होता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है साफ साफ। भारत की ऑफिशियल पोजीशन यही रही है कि वो जंग के साथ नहीं है। हम लोग भारत शांति का पैरोकार है। सभी मसलों का हल बातचीत से हो, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। रूस के खिलाफ वोट ना करने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि कहीं भारत अलग थलग ना पड़ जाए। हालांकि इसके विपरीत, और यह बड़ी बात है, क्या भारत की कूटनीति से रिश्तों के बेहतर होने का एक अवसर प्रदान हुआ है। प्रधानमंत्री का यूरोप दौरे से व्यापारिक संबंध क्या मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि व्यापार एक बहुत बड़ा कारण रहा है यहां पर। ये जो बातचीत हुई लगातार, आप जानते हैं नॉर्डिक देश जो हैं वो बहुत ही रिच, अमीर देशों में उनकी गिनती होती है। इनकी आप कंबाइंड अगर इकोनॉमी देखें तो वो कई मुल्कों से बहुत ज्यादा है। तो क्या ये यूरोप के साथ ट्रेड भारत के लिए एक नया अवसर प्रदान कर सकता है? तो क्या कामयाब रही हमारी कूटनीति, यही है हमारा बड़ा सवाल। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का और सीधे चलते हैं उनके पास। हमारे साथ हमारे दो मेहमान मौजूद हैं। सुधीर टी देवारे, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और केपी फाबिया, फॉर्मर एम्बेसडर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सुधीर जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको लगता है कि ये आलोचना बहुत हुई भारत की कि हमने ये कैसी कूटनीति का अभ्यास कर रहे हैं, क्या हम अलग थलग पड़ जाते, लेकिन आपको लगता है कि ये लगातार और निरंतर एक प्रयास है उन सभी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना करने वाले देशों को यह दिखाने के लिए कि हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो सकती है और आपको उसका आदर करना पड़ेगा? जैसे आपने कहा, भारत ने इस दौर में एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाई है। भारत ने ये कई बार पूरे देश को, पूरे दुनिया को बताया कि इस समस्या का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ डायलॉग से, बातों से, संवाद से ही हो सकता है, लड़ाई से नहीं, कंडेमनेशन से नहीं। हालांकि भारत ने रूस की तरफ भी ये साफ कर दिया था, जैसे भारत ने कई बार कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी किसी देश की, उस पर बाधा आनी नहीं चाहिए। और ये जब भारत ने एब्सटेन किया यूएन में कई बार, तो ये मुद्दा हमेशा उठाया था। तो इसीलिए भारत की जो भूमिका रही
उसका आज हमें एक किस्म से मैं कह सकता हूं कि ये नतीजा अच्छा आया है कि प्रधानमंत्री आज ऐसे शख्स से, जैसे जर्मनी के चांसलर हैं, नॉर्डिक के प्रधानमंत्री है चारों देशों के, और आज अभी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। दोनों ऐसे लोग हैं ये कि जिनका राष्ट्रपति पुतिन से काफी रिश्ता, काफी समय संपर्क रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसे हैं कि मेरे ख्याल से पिछले 7-8 सालों में उनका जितना संपर्क रहा है, बहुत कम दुनिया के नेता ऐसे होंगे। तो इसीलिए आज जिस दौर पे ये यूक्रेन और रशिया का जो संघर्ष आया है, उसमें अगर शांति और संवाद की बात आगे बढ़ानी हो, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना हो, तो भारत उसमें कुछ अच्छी भूमिका अदा कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये टाइमिंग जो हुआ है हमारे प्रधानमंत्री का नॉर्डिक देशों में, जर्मनी में और फ्रांस में, वो बहुत उपयुक्त है। और इसमें भारत की जो कंट्रीब्यूशन हो सकती है इस बड़े गंभीर विषय में, यूक्रेन और रशिया के वॉर में, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा अभी, मगर ये उसकी बहुत अच्छी तरह से बैकग्राउंड बनी। ठीक है, केपी फैबियन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और देखिए, एक तो हो गया रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई है उसमें भारत अपने आप को कहां पाए, बाकी मुल्क जो हैं वो भारत की जो पोजीशन है उसका आदर करें, ये तो एक बात हो गई। आपको लगता है इन सबसे ज्यादा ऊपर एक चीज है और वो है ट्रेड, कि एकदम से ये जितने मुल्क हैं, ये जितने देश हैं, इनको ये एहसास होना कि भाई अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको ट्रेड करना है, तो ये एक शानदार अवसर प्रदान कर सकते हैं दोनों देश एक दूसरे को। कई यूरोपीय देश और भारत के लिए भी एक विन विन सिचुएशन होगी। जैसे कि यूरोप से कोई हमारी बहुत ज्यादा, अगर आप ट्रेड रिलेटेड अगर देखें तो संधियां नहीं है, यूके से है, यूएस से है, यूरोप से बहुत ज्यादा नहीं है। सच बात है, ट्रेड रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन ये भी सोचना है कि बहुत सालों से यूरोपियन यूनियन हमसे एक TFA, ट्रेड फेयर एग्रीमेंट करने के लिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता था। अभी तो उर्सुला फोन डर लेन यूरोपीय कमीशन का प्रेसिडेंट आई थी हफ्ते में, एक हफ्ते पहले, और अभी वो कहते हैं कि वो तैयार है, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री का विजिट एक बिग पिक्चर के में हम देखना है, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन भारत के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है अभी भी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यूरोप हमारे भारत से रिलेशंस स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेटिक, एनवायरनमेंट, जर्मनी ने 10 बिलियन यूरो हमको बहुत सालों में देंगे। तो यूरोप हमसे बिजनेस करना चाहता है और हमारे रिलेशंस और स्ट्रेंथन करना चाहता है। जब प्रेसिडेंट बाइडेन हमको प्रेशर देना चाहता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि प्रेसिडेंट बाइडेन समझना है कि भारत को पब्लिक और प्राइवेट बुलिंग करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा दोस्त सुधीर ने कहा इंडिया का पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। मैं कहना चाहता हूँ इंडिपेंडेंट है और रेस्पॉन्सिबल भी है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात केपी फैबियन जी कर रहे हैं। सुधीर जी, इससे पहले कि मैं आपके पास वापस आऊं, एक महत्वपूर्ण बात जो निकली फैबियन साहब की बात से, उससे संबंधित मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन कू ऐप पर भी कुछ सवाल हैं। साई कुमार लिखते हैं, क्या भारत में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री यूरोपीय कंपनियों से मिल रहे हैं? लक्ष्मण मोटवानी का यह कहना है कि आम आदमी को छोड़कर सबको इस दौरे से उम्मीद है। तो एक आलोचक की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सुधीर जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। फैबियन साहब का जो विश्लेषण था उससे ऐसे लगता है
कि ये भारत एक संदेश उन वेस्टर्न पावर्स को भी दे रहा है, जैसे कि यूके और यूएस खास तौर से, जिनकी एक आदत बन गई है कि वो बैठ करके सब देशों के बिहाफ पर मठाधीशी करते हैं कि भाई हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से हो जाओ, और अगर नहीं होगे तो ये बड़ा गलत हो जाएगा, कहीं हम कोई सैंक्शन ना लगा दें। तो ये एक संदेश, ये अलग अलग मुल्कों से मिल करके, यूरोपीय देशों के बहुत सारे नेताओं से मिलकर के, आपको लगता है एक संदेश यूनाइटेड स्टेट्स को भी दिया जा रहा है कि दरअसल अलग थलग आप पड़ जाएंगे? बिल्कुल यही संदेश दिया जा रहा है। देखिए, इस संघर्ष में अमेरिका ने जो पहले से भूमिका ली है वो ये है कि सैंक्शन लगाएंगे और ज्यादा सख्त सैंक्शन हम लगाएंगे, और वो कई किस्म के सैंक्शन पिछले 2 महीने में लगा चुके हैं। अभी भी यूएस ने बात यही की, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी जर्मनी में नाटो देशों के कई लोगों से मिले कुछ दिन पहले ही, और उन्होंने कहा कि रूस को हमको वीकन करना है। हमारा जो उद्देश्य है वो रशिया को वीकन करना है, और इसीलिए हम सभी नाटो देशों से कहेंगे कि यूक्रेन को अधिकाधिक और बहुत एडवांस ऐसी वेपनरी दे दे। इसका मतलब वो हो जाता है कि लड़ाई कैसे बंद हो जाए, इसकी तरफ देखने के बजाय पाश्चिमात्य देश अभी भी यही सोच रहे हैं कि लड़ाई चलती जाए। इसमें कई नुकसान, हर देशों का नुकसान होता है, मगर ये चलती जाएगी। रूस का भी करीब करीब वही, रूस का भी भूमिका वही है। वो भी चाहते हैं कि लड़ाई चलती जाएगी और पता नहीं कब तक चलेगी, कितना दोनों देशों का नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत जो भूमिका कर रहा है, और भारत इसके साथ, जैसे अभी मेरे दोस्त फेबिन ने कहा कि रिस्पॉन्सिबल इसलिए है कि हम जानते हैं कि असलियत क्या है, रियलिटी क्या है इस पे। और प्रेसिडेंट मैक्रॉन और चांसलर शोल्स जैसी शख्सों के साथ जब हम बात करते हैं, उनकी भी हम उसमें मदद लेते हैं इसमें। और आज G20 में भी यही बातें चल रही है। G20 में 10 देश जो है वो पाश्चिमात्य के जो उनकी जो फिलॉसफी है इसके बारे में विचार कर रहे हैं, उनके सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी 10 देश जो है वो ऐसे सोच रहे हैं कि रूस को भी साथ ले चले और उसमें कोई हल निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो हमारा जो पूरा एटीट्यूड है इसमें वो कंस्ट्रक्टिव है, और ये लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी, जैसे सवाल पूछा गया कि आम आदमी को क्या है, हाँ। आज इस लड़ाई की वजह से आम आदमी बहुत ही इफेक्ट हो गया है। बिल्कुल। तेल की कीमत है, नेचुरल गैस की कीमत है, खाने के तेल की कीमत बढ़ गई है, फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है। बिल्कुल। पूरा सप्लाई चेन होने की वजह से आज ऑटोमोबाइल्स नहीं मिलेंगे, स्कूटर्स कोई भी देश इससे अछूता नहीं है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो हर एक आदमी आज ये लड़ाई तो ये आपने जो सवाल कू ऐप पर जो सवाल पूछा उसका आपने जवाब दे दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने ये सवाल पूछा होगा उनको शायद जवाब मिल गया होगा। बहरहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको सुनाएंगे कि विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने क्या कहा है भारत और नॉर्डिक सम्मेलन में जो फैसले हुए हैं उस पर। पूरी तरह से स्पष्ट है, और ये स्पष्ट रूप से वार्ता में भी उभर के आया कि वार्ता के हर एजेंडा आइटम पे जो निर्णय लिए जाएंगे उनका अवश्य ही टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन होगा। यदि आप पहली नॉर्डिक समिट के आउटकम्स देखें और उनकी समीक्षा करें कि उनका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हुआ था, आप पाएंगे कि अधिकांशतः निर्णय जो हैं लगभग पूरी तरह से या काफी रूप से कंप्लीटली इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं।